जवाहरलाल नेहरू ने एक अलग ही रास्ता चुना, नॉन अलाइनमेंट का। नेहरू का कहना था कि भारत किसी भी सुपर पावर के साथ नहीं जुड़ेगा। यूएस को लगता था कि भारत अगर कम्युनिस्ट कैंप में नहीं है तो उसे हमारे साथ होना चाहिए। 18 दिसंबर 1961 को इंडियन आर्मी गोवा में घुसते हैं। ये ऑपरेशन सिर्फ 36 घंटे चला। निक्सन ने तो यहाँ तक कह दिया कि आई डोंट लाइक इंडियंस। राष्ट्रपति क्लिंटन ने यूएस के आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 102 के तहत भारत पर मिलिट्री और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था तब अमेरिका ने न सिर्फ पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति जारी रखी बल्कि भारत पर हमला करने की योजना तक बना ली थी। जब इंदिरा गांधी को अमेरिका के इस गेम प्लान का एहसास हुआ, इस हमले का मुख्य कारण था तालिबान का आतंकवादी नेता उसामा बिन लादेन को सौंपने से इनकार करना। इस दौर में दुनिया में ये सवाल हमेशा उठता है कि क्या यह यूएस का डोमिनेंस है या फिर ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी को बनाए रखने की कोशिश। आज़ादी के बाद शुरुआत में यूएस ने भारत के एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल का सम्मान किया। उस समय ट्रूमन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत की न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी का स्वागत किया, लेकिन यह हनीमून पीरियड ज़्यादा लंबा नहीं चला। इसका कारण था कोल्ड वॉर। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी, यूएस का कैपिटलिस्ट कैंप और सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट कैंप। यूएस चाहता था कि हर देश उसकी साइड पर हो, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक अलग ही रास्ता चुना, नॉन अलाइनमेंट का। नेहरू का कहना था कि भारत किसी भी सुपर पावर के साथ नहीं जुड़ेगा, हम अपने लिए खुद फैसला लेंगे। लेकिन यूएस ने इस स्टैंड को न्यूट्रलिटी समझा। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन फॉस्टर डूल्स ने इसे एक पुरानी और नैतिक रूप से गलत सोच तक कह दिया। वहाँ वॉशिंगटन में पॉलिसी मेकर्स को लगता था कि भारत को तुरंत लोकतांत्रिक पक्ष में आ जाना चाहिए। जब नेहरू ने अपने भाषणों में यूएस और सोवियत यूनियन दोनों की आलोचना की और नैतिक नेतृत्व की बात की तो यूएस अधिकारियों ने उनकी बातों को वैचारिक अलगाव कहकर नजरअंदाज कर दिया। यूएस को लगता था कि भारत अगर कम्युनिस्ट कैंप में नहीं है तो उसे हमारे साथ होना चाहिए, लेकिन भारत ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को नहीं छोड़ा। इस बात ने दोनों देशों के बीच एक दरार पैदा कर दी, जिसका असर आगे कई सालों तक चलता रहा। साल था 1961 और जगह थी गोवा। भारत को आज़ाद हुए 14 साल हो चुके थे, लेकिन गोवा पर अभी भी पोर्चुगीज कॉलोनियल रूल था। 450 साल की गुलामी। पोर्चुगल, जो नाटो का मेंबर था, उसने गोवा को एक ओवरसीज प्रोविंस घोषित कर रखा था। उधर भारत में लोग अब और सब्र नहीं कर सकते थे, तो भारत ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए, जिसे हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। 18 दिसंबर 1961 को इंडियन आर्मी गोवा में घुसते हैं। ये ऑपरेशन सिर्फ 36 घंटे चला। पोर्चुगल ने सरेंडर कर दिया और गोवा फाइनली आज़ाद हुआ। भारत के लिए ये एक प्राइड मोमेंट था, लेकिन दुनिया, खासकर यूएस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि एक डेमोक्रेटिक देश को इस तरह मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस समय के यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डीन रस्ट ने इंडियन एम्बेसडर बीके नेहरू से कहा था कि यूएस को बहुत बुरा लगा है कि भारत ने गोवा के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया। और ये बात यहीं तक नहीं रुकी, ये मामला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंचा। वहां यूएस के रिप्रेजेंटेटिव एडलाई स्टीवेंसन ने भारत के एक्शन को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। स्टीवेंसन ने कहा था कि यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी ने पर्सनली नेहरू को मैसेज भेजा था कि वो फोर्स का इस्तेमाल ना करे, और यूएस ने पीसफुल सॉल्यूशन का भी प्रस्ताव रखा था। यूएस, यूके और फ्रांस ने मिलकर एक रेजोल्यूशन स्पॉन्सर किया, जिसमें मांग की गई थी कि भारत को तुरंत गोवा से अपनी सेना वापस बुलानी होगी। तो क्या भारत अकेला पड़ गया था? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक और सुपर पावर की एंट्री होती है, सोवियत यूनियन। सोवियत रिप्रेजेंटेटिव जोरिन ने भारत के एक्शन को डिफेंड किया और उन्होंने उस रेजोल्यूशन पर वीटो लगा दिया। इससे भारत सेंसर होने से बच गया। और ये हाइपोक्रेसी सिर्फ गोवा तक लिमिटेड नहीं थी। 1968 वियतनाम वॉर, यूएस के लिए ये एक ऐसी जंग थी जिसे वो भुलाना चाहेगा, और वियतनाम के लिए ये एक ऐसी जंग जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगा।
ये जंग शुरू हुई थी वियतनाम की आज़ादी से। जब उन्होंने फ्रांस से आज़ादी पाई तब यूएस को लगा कि यहाँ कम्युनिज्म का डोमिनो गिरने वाला है। मतलब ये कि अगर एक देश कम्युनिस्ट बन गया तो उसके आसपास के देश भी एक एक करके कम्युनिज्म की तरफ घिरते जाएंगे, जैसे डोमिनो के पीसेस गिरते हैं। ये थ्योरी मेनली यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाई थी 1950 के दशक में। यूएस का डर ये था कि अगर वियतनाम जैसे देशों में कम्युनिस्ट जीत गए तो लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया सब एक के बाद एक कम्युनिस्ट हो जाएंगे। 1968 में My Lai का मैसेकर, जिसमें अमेरिकन सोल्जर ने 500 से ज़्यादा वियतनामी सिविलियन को मार दिया था, उसे अक्सर एक एब्रेशन माना जाता है, यानी एक गलती। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट निक टर्स ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए जो बताते हैं कि My Lai सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि यूएस की मिलिट्री ने इससे भी बड़े वॉर क्राइम्स किए थे। यूएस के पास उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री थी। उनका एक ही टारगेट था, बॉडी काउंट, यानी दुश्मन के कितने लोग मारे गए। इस बॉडी काउंट को बढ़ाने के लिए यूएस ने वियतनाम पर हर तरीके से तबाही मचा दी। एक सोल्जर ने वर्ल्ड वॉर 2 के मुकाबले 26 गुना ज़्यादा गोलियां चलाईं। पूरी जंग के दौरान यूएस ने वियतनाम पर लगभग 640 हिरोशिमा साइज्ड एटॉमिक बॉम्ब के बराबर की ताकत से हमला किया। इस जंग में यूएस के 58,000 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए, लेकिन वियतनाम का नुकसान इससे कहीं ज़्यादा था। लगभग 2 मिलियन वियतनामी सिविलियंस मारे गए, 5.3 मिलियन जख्मी हुए और 11 मिलियन से ज़्यादा लोग उनकी अपनी ही सरकार के फिगर के अनुसार रेफ्यूज बन गए। जहां My Lai को 4 घंटे में हुए 500 सिविलियंस के कत्ल के लिए याद किया जाता है, वहीं ऑपरेशन स्पीडी एक्सप्रेस जैसे और भी ऑपरेशन हुए जिनको याद नहीं किया जाता, क्योंकि यूएस मिलिट्री के हाईएस्ट लेवल पर इन वॉर क्राइम्स को छिपाने की पूरी कोशिश की गई। ये जानकारी हमें बताती है कि ये जंग सिर्फ फ्रंट लाइंस पर नहीं लड़ी जाती, इसकी असल कीमत उन आम लोगों को चुकानी पड़ती है जिनके लिए वॉर क्राइम्स अक्सर इतिहास के पन्नों से मिटा दिए जाते हैं। बात अगर 1971 की करें तो दस्तावेजों में साफ पता चलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने और उनके विदेश मंत्री हेनरी किसिंगर का पाकिस्तान की तरफ साफ झुकाव था। उनका रवैया भारत के खिलाफ दुश्मनी जैसा था। जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था तब अमेरिका ने न सिर्फ पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति जारी रखी, बल्कि भारत पर हमला करने की योजना तक बना ली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंगर ने 1971 में एक बड़ा खेल खेला। वो चीन के साथ संबंध बनाना चाहते थे ताकि सोवियत यूनियन को टक्कर दी जा सके। इस मिशन के लिए उन्हें एक मध्यस्थ की ज़रूरत थी और ये भूमिका पाकिस्तान को दे दी गई। यूएस ने पाकिस्तान को मिलिट्री और फाइनेंशियली हेल्प देकर खरीद लिया, पर ईस्ट पाकिस्तान में एक बड़ा क्राइसिस चल रहा था। पाकिस्तान आर्मी वहां जेनोसाइड कर रही थी। लाखों लोग बांग्लादेश से भागकर भारत आ रहे थे। इस क्राइसिस से यूएस को मौका मिल गया कि वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान को सपोर्ट दिखाकर चाइना के साथ अपनी डील को और मजबूत कर सके। निक्सन ने तो यहाँ तक कह दिया कि आई डोंट लाइक इंडियंस, उन्हें भारत के लोग नहीं पसंद, क्योंकि भारत नॉन अलाइन मूवमेंट में थे और सोवियत यूनियन के साथ उसके अच्छे रिलेशंस थे। इस दौरान 28 अप्रैल को किसिंगर ने निक्सन को एक सीक्रेट मेमोरेंडम भेजा जिसका नाम था पॉलिसी ऑप्शंस टुवर्ड्स पाकिस्तान। इसमें किसिंगर ने निक्सन को 3 ऑप्शन दिए और कहा कि यूएस के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े रहना फायदेमंद होगा जब तक कोई बेहतर सेटलमेंट नहीं होता। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि इकोनॉमिक एड को रोकने से पहले पाकिस्तान को पूरा मौका देना चाहिए कि वो समझौता करे। जब इंदिरा गांधी को अमेरिका के इस गेम प्लान का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत एक मास्टर स्ट्रोक चला। अगस्त 1971 में उन्होंने इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की। इस ट्रीटी के अनुसार अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो तुरंत एक दूसरे से सलाह मशवरा करेंगे। इस ट्रीटी ने यूएस को थोड़ा गुस्से में ला दिया, लेकिन भारत के लिए ये अपने नेशनल इंटरेस्ट और नॉन अलाइनमेंट को बचाने का एक तरीका था। तो ये थी 1971 की जियोपॉलिटिकल कहानी, जहां यूएस का एक बड़ा प्लान था, वहीं भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहचानकर अपने निर्णय खुद लिए। बढ़ते हैं आगे
1998 की तरफ। अगर बात करें साल 1998 की, जब भारत ने अपने फैसले से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये वो समय था जब हमने न्यूक्स बनाकर खुद को एक न्यूक्लियर पावर घोषित किया था। इससे पूरी दुनिया गुस्से में थी और यूएस ने तो इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाने को कहा था। मई 1998 राजस्थान के पोखरान में भारत ने एक के बाद एक 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसे ऑपरेशन शक्ति का कोड नेम दिया गया। इन टेस्ट के बाद भारत ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि अब वह एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। ये एक बहुत ही साहसिक कदम था, लेकिन इसकी कीमत भी भारी पड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने भारत के इस फैसले को एक भयानक गलती बताया और कहा, इससे क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है। 13 मई को राष्ट्रपति क्लिंटन ने यूएस के आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 102 के तहत भारत पर मिलिट्री और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। इन सैंक्शंस ने भारत के साथ लगभग सारे यूएस के आर्थिक और मिलिट्री रिलेशंस को बंद कर दिया। उस समय के हिसाब से ये भारत के खिलाफ यूएस के सबसे सख्त एक्शंस में से एक था। और सिर्फ यूएस ही नहीं, दूसरे देशों ने भी इसकी निंदा की। जापान ने भारत को दी जाने वाली $25 मिलियन की एड को रोक दिया और एक वर्ल्ड बैंक कॉन्फ्रेंस को भी कैंसिल कर दिया। यूएस के सीनियर डिप्लोमेट कार्ल इंडरफर्थ ने जापान के इस कदम की तारीफ की और कहा कि वो चाहते हैं दूसरे देश भी ऐसा ही एक्शन ले। यूएस, स्वीडन, ब्रिटेन, जापान और चाइना के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा था जो भारत की निंदा करे। इस दौर में यूएस का पूरा ध्यान साउथ एशिया में न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने पर था। उस समय के यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्ट्रोप टैलबॉट और इंडियन डिप्लोमेट जसवंत सिंह के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन उनका फोकस सिर्फ इस बात पर था कि भारत कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को एक्सेप्ट करे। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने रणनीतिक हितों की कुर्बानी दे, सिर्फ इसलिए ताकि एक ऐसा न्यूक्लियर वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे जो वॉशिंगटन के हिसाब से ठीक बैठता हो। अब एक और उदाहरण देखते हैं। अफगानिस्तान में 1996 से 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया था, लेकिन 2001 में अल-कायदा के 9/11 हमले के बाद सब कुछ बदल गया। यूएस और उसके सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस हमले का मुख्य कारण था तालिबान का आतंकवादी नेता उसामा बिन लादेन को सौंपने से इनकार करना। अमेरिकी हमले के बाद तालिबान सरकार को तो हटा दिया गया, लेकिन वे पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। तालिबान के नेता दक्षिणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के पार चले गए। वहां से उन्होंने काबुल की पश्चिमी समर्थित सरकार, अफगान सेना और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के सैनिकों के खिलाफ एक लंबा संघर्ष शुरू कर दिया। ये संघर्ष दशकों तक चलता रहा, जिसने देश में अस्थिरता और युद्ध का दौरा जारी रखा। 2014 में जब यूएस लेड कोएलिशन ने अपना फॉर्मल कॉम्बैट मिशन अफगानिस्तान में खत्म किया, तो जिम्मेदारी मिली अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्स को, ANDSF, अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन ये फोर्स जमीन पे टिक ही नहीं पाई। तालिबान ने हर तरफ से दबाव बनाना शुरू कर दिया। रूरल डिस्ट्रिक्ट्स पे कब्जा, शहरों में सुसाइड बॉम्बिंग्स, जिससे ANDSF को भारी नुकसान हुआ। 6 साल तक ये वॉर एक स्टेलमेट बन गया था। 2017 में यूएस ने कुछ और ट्रूप्स भेजे, एयर स्ट्राइक्स की तालिबान के ड्रग्स लैब पे, लेकिन ना तालिबान रुके ना वायलेंस। 2018 में तालिबान ने फरा और गजनी जैसे बड़े सिटीज पे कब्जा कर लिया। गजनी को तो एक हफ्ते तक कंट्रोल में रखा, पर सबसे बड़ी प्राइस सिविलियंस ने चुकाई। यूएन के नंबर के हिसाब से सिर्फ 2018 में लगभग 11,000 सिविलियन कैजुअलिटीज रिकॉर्ड की गई। 2009 से 2020 तक 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे। ये सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये था एक सुपर पावर का कोल्ड कैलकुलेटेड सेल्फ इंटरेस्ट, जिसका बर्डन एक पूरी कौम को उठाना पड़ा। अगर बात करें भारत यूएस ट्रेड रिलेशंस की, ट्रंप ने फिर से अपना क्लासिक अमेरिका फर्स्ट कार्ड खेला है और इस बार टारगेट बना है भारत। ये सिर्फ ट्रेड का इशू नहीं है, जियोपॉलिटिक्स, ऑयल और एक तरफ का पावर प्ले भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है
जिसमें भारत के प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया गया है। और ये तो ऊपर से है, भारत ऑलरेडी 25% ड्यूटी फेस कर रहा है, टोटल 50%, जो अमेरिका के सबसे हाई इंपोर्ट टैक्स स्लैब में आता है। और कारण क्या बताया है कि भारत अभी भी रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है और ट्रंप का कहना है कि ये रशिया के वॉर मशीन को फंड करता है, इसलिए ये यूएस के नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। वहीं भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसे अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल माना है। अमेरिका और भारत के रिश्ते कभी सीधे सपाट नहीं रहे। आज दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी गहरी हो चुकी है, लेकिन इसका इतिहास जटिल और टकरावों से भरा है। आज़ादी के बाद भारत की गुटनिरपेक्ष नीति, 1961 में गोवा में सैन्य कार्रवाई, वियतनाम युद्ध की आलोचना, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध और 1998 के परमाणु परीक्षण, हर मोड़ पर भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी, चाहे इसके लिए यूएस जैसे ताकतवर देश से असहमति क्यों ना झेलनी पड़ी हो। यूएस का रवैया कई बार तानाशाही जैसा लगा। वह चाहता था कि भारत उसकी लाइन पर चले, खासकर शीत युद्ध और दक्षिण एशिया की जटिल राजनीति में। लेकिन भारत ने हर बार यह दिखाया कि वह ना तो किसी के दबाव में झुकेगा और ना ही अपने मूल्य से समझौता करेगा। अफगानिस्तान का उदाहरण बताता है कि कैसे अमेरिकी दखल और रणनीतिक भूलें दशकों तक एक देश को हिंसा और अस्थिरता में झोंक सकती हैं। यहाँ आम नागरिकों की जान सबसे ज्यादा गई, सीधे हमलों से नहीं बल्कि उनके पीछे छूटे सिस्टम के टूटने से। भूख, बीमारी, विस्थापन और मानसिक तबाही। इस पूरी कहानी का सार यही है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ताकतवर देश अक्सर अपने हितों के लिए दूसरों पर दबाव बनाते हैं, लेकिन एक सच्चा संप्रभु राष्ट्र वही होता है जो अपने फैसले खुद ले, भले ही दुनिया उससे असहमत क्यों ना हो। भारत ने बार बार यही करके दिखाया। अब जब हम अमेरिका के साथ एक नए दौर में हैं, तो ये इतिहास याद रखना ज़रूरी है, ताकि हम साझेदारी करें, पर आत्मसम्मान और राष्ट्रीय हितों की कीमत पर नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और डिटेल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।